वेलकम टू हेलो मुंबई न्यूज.com। दोस्तों, मैं आपका अपना होस्ट अलीम शेख। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इन दिनों हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि ये बिल अभी तक इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ, ना ही इसका ड्राफ्ट तैयार है, ना ही मसवदा। लेकिन इस बिल पे राजनीति जरूर हो रही है। इस बिल के नाम पे हर समाज और तबके के लोगों को डराया जरूर जा रहा है। कोई राजनीतिक पार्टी है जो इसका समर्थन कर रही है, कोई राजनीतिक पार्टी है जो इसका विरोध कर रही है। आखिर हमारा सवाल यह है कि सबसे पहले हम भारतवासी हैं, पहले हम इस बिल को समझे। आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, यूसीसी है क्या, हम इसका विरोध करें या हम इसके समर्थन में जाए? तो सबसे पहले हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझना भी जरूरी होगा। इसी मुद्दे पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजेंद्र प्रसाद मिश्रा जी की, जो कि पेशे से एडवोकेट है। इनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है और वकालत पे इनका अपना अच्छा कमांड है। तो आइए हम इनसे जानते हैं। दर्शकों, आप भी इस वीडियो को जरूर देखिए। मिश्रा जी क्या कह रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड एग्जैक्टली है क्या है, इस पर रोशनी डालना बहुत जरूरी है। मिश्रा जी, सबसे पहले हेलो मुंबई न्यूज.com में आपका स्वागत है। थैंक यू। हमारे दर्शकों को बताइए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये है क्या। ये जो बिल है ये तो हम सभी जान रहे हैं, अभी तक ये पारित नहीं हुआ, इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, क्योंकि ड्राफ्ट इसका तैयार नहीं है, मसवदा तैयार नहीं है। तैयारी जोरों से हो रही है, सरकार दिन रात इस पे मेहनत कर रही है, लेकिन यूसीसी पे राजनीति भी होनी शुरू हो गई है। तो आप बहैसियत लॉयर, बीइंग अ सीनियर लॉयर, आप दर्शकों को बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड ये है क्या और इसके फायदे, इसके नुकसान, या अगर ये लागू होता है इसके असरात किन समाज पे किस तरह के होंगे। सबसे पहले इंट्रोड्यूस बताइए। इंट्रोडक्शन में हम ये चाहेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है जी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका पहले से ही वर्णन है। 1950 से ही ये प्रावधान है और 50 से ही ये प्रावधान हमारे संविधान में है कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेगी, जिससे सारे भारतीयों के लिए, वे चाहे किसी भी धर्म या मजहब के हों, सबके लिए शादी, तलाक, सक्सेशन का एक ही कानून होगा पूरे भारत में जी। और इस प्रावधान को लागू करने के पहले संविधान सभा में इसके ऊपर बहुत सारी बहसें भी हुई, कई सारे डिबेट हुए और डिबेट के बाद इस प्रावधान को अंगीकृत किया गया हमारे संविधान में। और जहाँ तक बात है लोगों के डरने की, तो अभी तक कोई भी चर्चा इसके विधिक पहलू पे आज तक नहीं हुई है। सारी चर्चाएं राजनीतिक हैं। तो जब तक इनका कोई ड्राफ्ट नहीं आ जाता तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि ये किस वर्ग को नुकसान करेगा या किसको फायदा करेगा। फिर भी बहैसियत लॉयर आपको क्या लगता है, एक देश एक कानून होना चाहिए? प्रधानमंत्री जी भी अक्सर अपने भाषणों में, पॉलिटिकल स्पीच और रैलियां होती है तो वहाँ ये शब्द वो यूज करते हैं कि एक ही परिवार में 2 सदस्य रह रहे हैं, एक सदस्य के लिए अलग कानून, दूसरे मेंबर के लिए अलग कानून। ये कैसे पॉसिबल है? बार बार वो इशारों में ये बात का जिक्र करते रहते हैं कि कहीं ना कि एक देश एक कानून होना जरूरी है। देखिए, अब हम जहाँ तक बात करें सिविल लॉस की, तो यदि मैंने जैसे पहले ही कहा, शादी, तलाक, सक्सेशन, एडॉप्शन, गार्जियनशिप, इनको यदि हम छोड़ दें तो बाकी हर जगह हमारे कानून सेम है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो या सीपीसी हो या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो, रजिस्ट्रेशन एक्ट हो, स्टैम्प एक्ट हो, जमीन जायदाद के जो भी ट्रांसफर के लॉ हैं वो सबको समान रूप से लागू हैं। आईपीसी सबको समान रूप से लागू है। उसमें कोई भी धर्म या जाति के हिसाब से या एक्ट के हिसाब से कहीं भी कोई बदलाव नहीं है कि इनको अलग कानून लागू होगा या उनको अलग कानून होगा। लेकिन समस्या यहाँ इस केस में हमारे यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये है कि तलाक के जो आधार हैं जी, जैसे वो नपुंसकता एक आधार मुस्लिम तलाक में है कि उस ग्राउंड पे मुस्लिम महिला तलाक मांग सकती है, लेकिन वह एक ग्राउंड तलाक का हिंदू लॉ में नहीं है जी। तो अब समस्या ये है कि नए सिविल ड्राफ्ट जो करने जा रहे हैं यूसीसी का, उसमें वो कौन कौन से ग्राउंड लेंगे। यूसीसी में क्या वो हिंदू मैरिज एक्ट के ग्राउंड को लेंगे तलाक के लिए, या वो स्पेशल मैरिज एक्ट में जो तलाक के प्रावधान हैं उनको लेंगे। क्रिश्चियन मैरिज में नियम है कि आप शादी के 2 साल तक तलाक का कोई भी पिटीशन फाइल नहीं कर सकते। हिंदू मैरिज एक्ट में 1 साल का रिस्ट्रिक्शन है, तो यूसीसी में वो 1 साल रखेंगे, 2 साल रखेंगे, या वो कोई प्रावधान नहीं रखेंगे कि रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप कभी भी फाइल कर सकते हैं। तो जब तक कोई मॉडल ड्राफ्ट आता नहीं, ये बात कही नहीं जा सकती। दूसरी समस्या यहाँ है एडॉप्शन की। मुस्लिम लॉ में एडॉप्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ पे एडॉप्शन या दत्तक जैसी कोई चीज़ नहीं है। हिंदुओं के लिए हिंदू एडॉप्शन एक्ट बना हुआ है और बाकी यदि कोई एडॉप्शन लेना चाहे तो उनके लिए जेजे एक्ट में प्रावधान है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। सबसे बड़ी समस्या हिंदुओं में भी एक चीज़ है कि स्टेप फादर या स्टेप मदर को अपनी सौतेली संतान को गोद लेना है, तो वहाँ भी कोई प्रोविज़न नहीं है हिंदू लॉ में भी। फिर आपको वहीं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ही सहारा लेना पड़ेगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या वो इस समस्या का समाधान करेंगे?
तो जेजे एक्ट के जो प्रावधान है क्या उनको वो हटाएंगे स्टेप फादर के संबंध में, या सबके लिए कंपलसरी करेंगे? वैसे मुस्लिम महिला भी गोद ले सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया शबनम हाशमी के केस में जी। तो वो लॉ भी अभी सेटल्ड हो गया कि वो जेजे एक्ट में जाके ले सकती है, तो सेकुलर एक्ट रहेगा। सक्सेशन के मामले में आएगा कि आप सक्सेशन किस तरह से गवर्न करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाने पे आप हिंदू सक्सेशन एक्ट के प्रावधान लेंगे या इंडियन सक्सेशन एक्ट के प्रावधान को ही आप कॉपी करेंगे, या उसी को आप फॉलो करेंगे, या वहीं के प्रावधान आप यहाँ लाएंगे पेरी माटिया के सिद्धांत पे। फिर मुसलमानों में सक्सेशन का क्या परिणाम होगा? वहाँ जो डॉक्ट्रिन ऑफ अल रद्द वगैरह का सिद्धांत है उसको ख़त्म किया जाएगा कि उनके लिए स्पेशली रखा जाएगा? और हिंदू एक्ट में भी बाकायदा जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है या हिंदू मैरिज एक्ट है वो शेड्यूल ट्राइब पे लागू नहीं होता, वो अपने कस्टम और रिलीज से चलते हैं। तो शेड्यूल ट्राइब्स की स्थिति क्या होगी, इस बात पे भी वहाँ कोई अभी तक मौन है, सिर्फ राजनीति हो रही है। विधिक चर्चों पे कोई प्रावधान नहीं है और ना ही अभी तक सरकार ने कोई मॉडल ड्राफ्ट दिया है। जब तक मॉडल ड्राफ्ट सरकार की तरफ से नहीं आता कि ये हमारा मॉडल ड्राफ्ट है, इस पे आप हमारी क्या समस्याएं वो आप बताइए, तब तक मुझे लगता है कि कुछ कहना इस समय से पूर्व कुछ कहना उचित नहीं है। अब मुस्लिम धर्मगुरु अभी से पैनिक हो रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी को भी पैनिक कर रहे हैं कि अगर ये बिल आ जाता है, ड्राफ्ट भी तैयार होता है तो शरीयत खतरे में पड़ जाएंगी, शरीयत पे ये हमला है, रिलीजन में इंटरफेयर है ये। और वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ इस्लाम में नहीं है, हर धर्म में रिलीजन में इंटरफेयर आ जाएगा, क्योंकि हमारा देश एक डाइवर्सिफाइड कल्चर्स को फॉलो करता है। सिर्फ मुस्लिम नहीं, सिख समुदाय है, दलित समाज है, ओबीसी है, शेड्यूल्ड कास्ट है, सबकी अपनी परंपराएं हैं, सबके अपने कल्चर है। तो ये कल्चर और परंपराओं में भी इंटरफेयर आ जाएगा इस कानून की वजह से। आपको क्या लगता है? 1955 और 56 में जब हिंदू कोड बिल लाया गया था भारत में, उस समय भी हिंदू धर्मगुरुओं ने बहुत विरोध किया था, या जो हिंदू संगठन है उन्होंने उसका बहुत विरोध किया था कि ये धर्म में हस्तक्षेप है। शादी की वहाँ कोई समय सीमा नहीं थी कि एक हिंदू आदमी 4, 5, 6 जितनी चाहे शादियाँ कर सकता है, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट लाके उसको एक पे कर दिया गया। बेटियों को अधिकार दिया गया संपत्ति में, बाद में जाके प्यूस ऑब्लिगेशन का जो सिद्धांत था हिंदू धर्म में उसको ख़त्म किया गया हिंदू लॉ में। तो कोई भी नया बदलाव जब आता है तो थोड़े बहुत शोर शराबे तो होंगे ही, लेकिन चूंकि भारत एक संवैधानिक देश है और ये संविधान से चलता है, तो जो संविधान के दायरे में है, और यदि आर्टिकल 14, 15 और 19 का उल्लंघन नहीं करता है 21 का, तो वो कानून सर्वाइव करेगा। जाते जाते एक आखिरी सवाल जी, बीइंग अ सीनियर लॉयर, एक अच्छे जाने माने लॉयर, बीइंग अ सीनियर लॉयर, आपका अपना पर्सनल व्यू क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? देखिए, मेरा पर्सनल व्यू तो यही है कि क्योंकि हमारे संविधान में इस पर बहुत ज़्यादा बहस हुई है और सब बहस होने के बाद इसे अंगीकृत हमारे संविधान में डाला गया है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन हैं जिनका इससे मेरा मानना है कि वो दूर हो जाएंगे। जैसे मैंने इससे पहले ही आपसे कहा कि एडॉप्शन वगैरह के मामले हैं जहाँ सौतेले पिता को गोद लेना है, ये प्रावधान पहले किसी कानून में नहीं था, लेकिन ये प्रावधान बाद में जेजे एक्ट की वजह से दिया गया और उसमें सौतेले बेटे को गोद लेने का भी प्रावधान दिया गया। यहाँ अब संपत्ति के बंटवारे को लेके भी बात आएगी यूनिफॉर्म सिविल कोड में, क्योंकि क्या होता है, सौतेले बेटे का वैसे संपत्ति में अधिकार नहीं माना जाता, लेकिन जब उसको आप गोद लेंगे एडॉप्टेड चाइल्ड, तो आपके रियल चाइल्ड की तरह कानून मानते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद बहुत सारे अधिकार आएंगे, बहुत सारे अधिकार जाएंगे, लेकिन क्या आएंगे अभी इस समय क्या ड्राफ्ट सरकार के दिमाग में चल रहा है ये इस समय बताना मुश्किल है। तो डिस्क्रिमिनेशन इससे बढ़ेगा या कम होगा? सर, ये ड्राफ्ट देखने के बाद ही बता पाएंगे, क्योंकि जब तक आप ड्राफ्ट पढ़ेंगे नहीं किसी कानून को, तब तक ये बताना बहुत मुश्किल है कि ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है संविधान के प्रावधान को कि नहीं कर रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सरकार को कहा है कि आप इसकी दिशा में कदम उठाइए। ये आज का मुद्दा नहीं है, ये बहुत पुराना मुद्दा है और मुझे लगता है सरकार को बहुत पहले से करना चाहिए था, लेकिन जो भी राजनीतिक मंशा सरकारों की रही हो जिसके कारण ये लागू नहीं हुआ या जो बहस होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। और आज के भी परिप्रेक्ष्य में यदि आप देखेंगे तो बहस धार्मिक ज़्यादा है, विधिक कम है। लीगल पॉइंट पे चर्चा ही नहीं है कहीं, सिर्फ बहस धार्मिक मुद्दों पे हो रही है। देखिए, मिश्रा जी ने बहुत अहम बात कही है कि लीगल पॉइंट पे चर्चा नहीं हो रही है, धार्मिक बातों पे, धार्मिक भावनाओं को लेकर चर्चा हो रही है। और इन्होंने भी अपना पक्ष रखा कि सिविल कोड जरूर लाए, लेकिन धर्म का, कल्चर का भी ध्यान रखें, लोगों की भावना का भी ध्यान रखें और इस पे राजनीति ना करें। दोस्तों, आज और अभी के लिए इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। मुंबई और आसपास की अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए www.hellomumbainews.com। थैंक यू।